जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSKG 178 के चैप्टर नंबर 19 के बारे में। हम ऑलरेडी 18 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसके हमने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत मंडल व षटगुण के बारे में। तो हमने अभी तक 18 चैप्टर में क्या पढ़ा? राज्य के बीच में संबंधों के बारे में पढ़ा, राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा। परंतु अब क्या करेंगे, एक देश में जितने राज्य हैं उनकी बात नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, देश टू देश बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उस पर हम बात करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो मंडल और षटगुण है उनके सिद्धांत पर बात करेंगे कि इनके क्या सिद्धांत रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस प्रकार एक देश की राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये BSKG 178 का चैप्टर नंबर 19 है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये स्क्रीन पर दिया गया मोबाइल नंबर है, इस पर जाकर आप इग्नो के सोल्ड असाइनमेंट PDF, हैंड रिटन असाइनमेंट, स्कैन्ड PDF और प्रोजेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिमांड देके पा सकते हैं, जो कि एकदम अच्छी क्वालिटी होंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत मंडल व षटगुण के, इसके बारे में परिचय है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो अब देखिए, जो भारतीय राजनीति है वो क्या थी? प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या था, देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बाहरी आक्रमण के कारण क्या है, उनकी सीमाएं परिवर्तित होती रहती थी, कभी सीमाएं बढ़ गई कभी घट गई। तो इसके कारण क्या है, तो पड़ोसी शासकों के आक्रमण, युद्ध और आपसी संघर्ष लगातार होते रहे। स्थानीय शासकों की आक्रामक नीतियों के कारण उनकी सीमाएं बार बार बदलती रही। तो दूसरी ओर जानते हैं हम, अर्थशास्त्र जैसी ग्रंथ हमें लिखे हुए मिले, कौटिल्य ने लिखा, बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी हुई मिली। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला, ऐसी सम्राट को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया जो अपने आसपास दूर दराज के राज्य को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित करे, मतलब अपने देश की सीमाएं बढ़ा ले, अपने देश के दूसरे देश पर जाके कब्जा कर ले, उन पर शासन करे, तो उसको महान सम्राट घोषित कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कई शासक साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति को अपनाते थे, ताकि विस्तारवादी मतलब अपने देश की सीमाएं बढ़ाने में, जैसे आज चीन लगा है, अमेरिका लगा है, रूस लगा है, तो क्या है, विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं। चीन क्या है, जो आस पड़ोस के देश हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनकी सीमाएं हड़पने की कोशिश कर रहा है। आप भारत में भी देख सकते हैं, जो गलवान घाटी की झड़प हुई थी, अभी जो चिकन नेक पे बात चल रही है, 7 सिस्टर को अलग करने की बात चल रही है, तो ये क्या है, इनकी विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं जो अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। लेकिन सभी राज्य विस्तारवादी नहीं हो सकते। अनेक छोटे और मध्यम राज्यों के लिए यह अधिक आवश्यक था कि वे शक्तिशाली और विस्तारवादी शासकों की रक्षा करें। तो मतलब क्या था कि सभी जो राज्य थे उनमें सभी क्या थे, विस्तारवादी नहीं थे, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे। उसमें क्या था कि कोई शक्तिशाली था, कोई विस्तारवादी शासक था, कोई निष्क्रिय था, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, वो युद्ध वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। इसी परिस्थिति में प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह आसपास तथा दूर के सभी राज्यों पर सतत निगरानी रखे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रक्षात्मक और आक्रामक नीतियाँ बनाए। तो ये नहीं है कि अगर कोई राज्य ठीक है, कूल डाउन मोड में है, वो नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, परंतु उनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर वो पूरी निगरानी रखे, ताकि क्या है, उनकी आँच अपने देश में ना जाए। अगर क्या है, मैं आँख बंद कर लूँ, भारत आज के दिन आँख बंद कर ले कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप तो नहीं करोगे, सामने वाला तो कर रहा है, चीन तो आप पे आक्रमण कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सुरक्षा करनी पड़ेगी अपने देश की जनता की, अपने देश की सीमाओं की। तो इसलिए क्या है, उनको आवश्यकताओं के अनुसार रक्षात्मक और आक्रामक नीति अपनानी पड़ेगी। राज्य को यह भी आवश्यक था कि वह विभिन्न देशों से संबंध स्थापित करे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने वाले मित्र राष्ट्रों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार हो सके। परंतु साथ साथ में क्या है, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं बहुत। अभी क्या है, लेटेस्ट अभी चला है मदर ऑफ ऑल डील्स, किसके साथ हुई है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुई है। परंतु क्या है, हम भारतीय दबाव के कारण अमेरिका के साथ भी एक फादर ऑफ ऑल डील कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने ऑफिशियल ट्वीट किया है कि हम अमेरिका को सामान बेचेंगे वो 18% टैरिफ पर, और हम जो अमेरिका अपना सामान बेचेगा वो 0% टैरिफ पर बेचेगा, और एक्स्ट्रा हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, जिसमें कृषि संबंधी उत्पाद होंगे और अन्य उत्पाद होंगे, घरेलू उत्पाद। तो उस पर क्या है, किसान की और अन्य जो वर्ग है उनकी कमर तोड़ दी गई है। अब वो विदेशी चीज़ें आएंगी, भारतीय मार्केट में आएंगी, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा हमारे विदेशी चीज़ों के साथ, देसी का विदेशी के साथ होगा, तो हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे, जिससे क्या है, देश का आर्थिक नुकसान होगा, देश की जनता का नुकसान होगा। इसलिए क्या है, हमारी आवश्यकता पड़ने पर क्या होना चाहिए, मित्र राष्ट्र होने चाहिए जो जरूरत के समय पर हमारे साथ खड़े हों। इसी व्यवहारिक आवश्यकता से मंडल सिद्धांत और षटगुण सिद्धांत का विकास हुआ, जो राज्य की विदेश नीति और
अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। पर इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए क्या हुआ, सिद्धांत बने। तो इसमें क्या है, मंडल और षड्गुण सिद्धांत इसको हुआ, जो आगे हम इस चैप्टर में क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर की मदद से देखेंगे। 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% अटेम्प्ट करेंगे, इससे बाहर कोई नहीं आने वाला है। मंडल सिद्धांत क्या बोल रहा है, जो पड़ोसी राज्य है स्वाभाविक रूप से शत्रु भी हो सकता है पड़ोसी राज्य, और क्या हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। इसी प्रकार षड्गुण सिद्धांत क्या बताता है, राज्य को यह बताता है कि परिस्थितियों के अनुसार उसे क्या करना है, शांति करनी है, युद्ध करना है, संधि करनी है, द्वैध नीति बनानी है, आक्रमण करना, आश्रय लेना है, तो मतलब कौन सा कार्य करना है। तो मंडल क्या बता रहा है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। उसी प्रकार षड्गुण क्या बता रहा है कि हमें करना क्या है। तो दोनों सिद्धांत अपने अपने बता रहे हैं, दोनों आवश्यक है एक देश की राजनीति के लिए। यह सिद्धांत केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक वैश्विक राजनीति में कोई भी देश केवल अपनी शक्ति के बल पर सुरक्षित नहीं रह सकता। मतलब एक देश को चलाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह ओनली रक्षा में मजबूत हो, उसको व्यापारिक तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, एजुकेशन भी मजबूत होनी चाहिए, अपनी जनता का भी भला करने वाला होना चाहिए, तो मतलब सतत विकास हो, सारी प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। उसे क्या है, अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अन्य देशों से मित्रता और रणनीतिक संबंध बनाने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज भी विश्व में अनेक शक्तिशाली देश अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कमजोर देशों को प्रभावित और नियंत्रित करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारे मजबूत देश हैं जो क्या है, बहुत पड़ोसी देशों के साथ या दूसरे देशों के मजबूत देश हैं उनके साथ रणनीतिक और राजनीतिक संबंध बना रहे हुए हैं, ताकि मजबूरी पे या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें वो अपनी सहायता ले सकें। इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाओ, दुश्मन कम से कम बनाओ। ऐसी स्थिति में मंडल सिद्धांत यह सिखाता है कि मित्र शत्रु की पहचान कैसे की जाए, परिस्थितियों के अनुसार नीति कैसे बदली जाती है। इस प्रकार यह सिद्धांत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने और व्यवहारिक विदेश नीति बनाने में आज भी अत्यंत उपयोगी है। तो ये हमने देखा इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, मंडल और षड्गुण सिद्धांत पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे इसकी मदद से। तो अभी बात करते हैं मंडल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति चिंतन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में मंडल सिद्धांत की विवेचना करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में पूरा मंडल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सिद्धांत मंडल सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मूल भाव यह है कि प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पूरा एक्टिव रहना चाहिए, वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मेरे को तो युद्ध की जरूरत नहीं है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो चल रहा है राजनीति में उसके साथ तालमेल बिठा के रहना पड़ेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे परेशानी ना हो। विश्व की राजनीति में सभी देशों के इरादे सदैव शुभ नहीं होते हैं। अनेक देश छल बल दबाव के माध्यम से अन्य देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने और अधीन करने का प्रयास करते हैं। एक देश है जो निष्क्रिय है, वो नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, परंतु अदर देश तो जाते हैं, उसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घसीट लाते हैं और ऐसी कंडीशन में खड़ा कर देते हैं, मजबूरी हो जाती है, जिससे फिर क्या है उसका अंत होना संभव है। कई राज्य विस्तारवादी नीति अपनाकर दूसरे देश की भूमि, संसाधनों और प्रभाव क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। अभी आप लेटेस्ट इशू देख सकते हैं वेनेजुएला का। अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया और क्या कर लिया, वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली और जो उनके संसाधन थे, उनकी बाउंड्रीज थी, वो अपने कब्जे में ले ली। तो ये क्या है, आजकल अपनी विस्तारवादी नीति बनाकर दूसरे देशों पर थोप रहे हैं। इसी प्रकार चाइना काम कर रहा है, इसी प्रकार रशिया काम कर रहा है। तो भारत को क्या है, ये आंख मूंद कर नहीं रह सकता कि भाई हाँ आज भारत की आर्थिक कंडीशन भी मजबूत है और रक्षा कंडीशन भी मजबूत है। तो इसलिए क्या है, सतर्क रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समझौते रणनीति अपनानी चाहिए। इसी कारण एक जागरूक और दूरदर्शी राज्य को चाहिए कि वह अपने पास दूर स्थित सभी देशों की गतिविधियों पर लगातार दृष्टि रखे। इसलिए क्या है, दूसरे देशों की सारी गतिविधियों पर उसे दृष्टि रखनी चाहिए। केवल वर्तमान शत्रुओं पर नहीं बल्कि संभावित शत्रुओं और उनके मित्रों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य को पहले से ही ऐसे मित्र देशों का समूह तैयार कर लेना चाहिए जो संकट के समय सहायता करे। तो हमेशा किसी देश के पास क्या है, ऐसे मित्र देश तो जरूर होने चाहिए जो उसकी मुसीबत में सहायता कर सकें। इस उद्देश्य से मंडल सिद्धांत में अरि, शत्रु, विजिगुस और मध्यम शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थित और उदासीन, तो इसमें 4 प्रकार के देश बताए गए हैं कि हमारे पास 4 प्रकार के देश हो सकते हैं। जो इनमें सबसे पहले बताता हूँ मैं, जो इसमें है मंडल सिद्धांत के अनुसार कि जो विजिगुसु है, ये क्या है, विजय की इच्छा रखने वाला राजा। मतलब क्या है, हमेशा विजय होने वाला, युद्ध कर लिया विजय हो गया, शक्तिशाली है, मतलब सबसे शक्तिशाली है, इसमें सारे गुण हैं विजिगुसु में। अरि क्या है, अरि है विजिगुसु का पड़ोसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शत्रु। ये शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, परंतु अरि क्या है, शत्रु है।
और मध्यम हो गया जो क्या है विजिगीसु है, इसके बाहर क्या है अरी है, 4 इसके आस पड़ोस वाले अरी है, परंतु मध्यम क्या है इनकी बाउंड्री से दूर है, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा विजिगीसु और ये हो गए हमारे अरी, और ये क्या हो गया इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है, ये क्या है मध्यम है, विजिगीसु से कमजोर है परंतु अरी से मजबूत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ये इन दोनों को समझाएगा कि भाई तुम युद्ध मत करो, परंतु डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा इनके बीच में, इनके ना इसकी मदद करेगा डायरेक्ट ना इसकी मदद करेगा, इसका अलग ही रोल है, ये अपने आप में मजबूत है और साइड में है। तो ये क्या है दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में स्थित राज्य है, इसके और इसके बीच में अपने स्थित है। उदासीन क्या बोलते हैं, उदासीन कौन हो गया जो संघर्ष से दूर रहते हैं और परंतु बहुत ज्यादा मजबूत है, इन सभी की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता बताई गई है। तो मगर क्या बताया है मंडल सिद्धांत है वो बोलता है कि इन चारों पर कड़ी नजर रखी जाए। मंडल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, चक्कर या घेरा, जो कि मैंने अभी ये बनाया है, जिसमें ये हो गया विजिगीसु, ये इसके आर बार पड़ोसी क्या हो गए अरी हो गए, और ये क्या हो गया मध्यम हो गया, और एक अलग ही है जिसकी अलग ही दुनिया है उदासीन, इसको किससे लेना देना नहीं है परंतु ये निगरानी बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इसका आशय है कि राजमंडल अर्थात राज्य राजाओं का ऐसा समूह जो एक दूसरे से राजनीतिक सैन्य कूटनीति रूप से जुड़ा होता है। इस राजमंडल में अनेक राज्य ऐसे होते हैं जो दूसरों की भूमि संसाधन या प्रभाव क्षेत्र को हथियाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। आधुनिक विश्व में भी यह स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका आशय बिल्कुल क्लियर है, जो राज्य है और उनके राजाएं हैं वो एक दूसरे में क्या है राजनीतिक सैन्य और कूटनीतिक रूप से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या है राजमंडल के ऐसे राज्य बने होते हैं तो क्या है दूसरों की भूमि को हड़पने का प्रयास करते हैं कि भाई हाँ हम इसकी भूमि हड़पा ले, हमारी देश की सीमाएं बढ़ जाएंगी, हम मजबूत हो जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा संसाधन होंगे, तो उनके संसाधनों पर उसके प्रभाव क्षेत्र को हथियाने के लगातार प्रयास में लगे रहते हैं। परंतु आधुनिक विश्व में क्या है यह स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसका उदाहरण क्या है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। अमेरिका ने अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता दूं, ये वो इसने क्या किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। अब ये धमकी दे रहा है कि मेरे को आइसलैंड भी चाहिए, मेरे को जैसे भी हो श्याम दाम दंड भेद जैसे माने, परंतु मेरे को ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मेरे को आइसलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड सॉरी, तो ग्रीनलैंड चाहिए, परंतु ये तो जबरदस्ती होगी, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो गया। इसी प्रकार रूस की नीति है, इसी प्रकार चीन की नीति है। चीन भी अपने पड़ोसियों को लगातार धमकाता रहा है और उनके नक्शे बदलते रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। जैसे चीन भारत के साथ क्या कर रहा है, ये आंध्रा को अपना स्टेट बताता है, अपना हिस्सा बताता है, उसका नाम उसकी राजधानी भी घोषित कर दिया। तो ये क्या है अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले विश्व दो गुटों में विभाजित था, जबकि आज चीन तीसरे शक्ति केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, जो आजकल वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गया है रूस को पछाड़कर। ऐसे शक्तिशाली राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए साम जिसे बोलते हैं शांति से अपने समझाकर कोई भी काम करे। दूसरा आ गया दाम पैसे देकर, दूसरा दंड शक्ति का प्रयोग करके, और भेद उसके भेदों का पता लगाकर चार नीतियों का प्रयोग करते हैं। वे कभी मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, कभी आर्थिक सहायता देते हैं, कभी दबाव का या दंड का प्रयोग करते हैं, कभी फूट डालकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिसे भेद बोलते हैं, फूट डालकर, जो कि अंग्रेजों ने किया था, फूट डालकर राज किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से स्वयं को पूरी तरह अलग नहीं रख सकता। अगर वो कोई ऐसा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से खुद को दूर कर रहा है, तो उसकी मूर्खता है, वो अपने आप को पीछे धकेल रहा है, अपने देश को पीछे धकेल रहा है। इसी संदर्भ में भारत का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। शीत युद्ध के समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। परंतु क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने स्वार्थों से संचालित होता है, प्रत्येक देश का अपना 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 स्वार्थ होता है। इसी कारण भारत के संबंध समय समय पर बदलते रहे, कभी सुधरे कभी बिगड़े। यही मंडल सिद्धांत का व्यवहारिक सार है। मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। जो आज शत्रु है क्या पता वो कल को मित्र हो सकता है, जो आज मित्र है वो कल को शत्रु हो सकता है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा कि आज उदाहरण ले लो आप चाइना का। चाइना क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत एक नारा लगाते थे हिंदी चीनी भाई भाई, परंतु जैसे जवाहरलाल नेहरू के राज में 62 का युद्ध हुआ, उसमें क्या है उसने हमारे खिलाफ युद्ध कर दिया और हमारी जमीन हड़पा ली। तो ये क्या पहले मित्र से क्या हो गया, शत्रु हो गया। इसी प्रकार अमेरिका है, वो उसका बिना पुंजे को लौटा है वो।
वो किसी तरफ डाइवर्ट हो सकता है, जहाँ उसको फायदा दिखा वही हो सकता है। थोड़े दिन पहले भारत के साथ में था, मोदी जी के गले मिल रहा था, मोदी जी रोज टेलीविजन पे दिखाते थे कि भाई हाँ मित्र हैं हम, ये हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, 56 इंच का सीना है। परंतु अभी क्या कंडीशन कर दी, उन्हीं 56 इंच के सीने को 6 इंच का सीना बना के छोड़ दिया। कोई नहीं सुन रहा, उनकी ऐसी ट्रेड डील है, अपने आप ट्वीट कर रहे हैं, खुद ही बता रहे कि हमारी ये ट्रेड डील है जिसका इंडिया को कोई बेनिफिशियल नहीं है। परंतु समझ में नहीं आ रहा मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी शक्तिशाली देश को होते हुए एक अंधकार में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मंडल सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, ये क्वेश्चन की मदद से आपको देखने और सीखने को मिल गया होगा। प्रत्येक जागरूक राज्य को अपने चारों ओर स्थित पास और दूर सभी देशों की गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए। मंडल सिद्धांत ये बताना चाहता है। उसे समझना चाहिए कि उसका कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन मित्र है, कौन मित्र का मित्र है। तो उसे समझना चाहिए उसका कौन दोस्त है और कौन दोस्त का दोस्त है, कौन शत्रु और उसका कौन शत्रु है। तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर इसका फायदा उठाया जा सके। अपनी शक्ति बढ़ाने और शत्रुओं को संतुलित करने के लिए उपयुक्त देशों को मित्र बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। परंतु क्या है, उसको मैत्रिक नीति अपनानी चाहिए कि अधिक से अधिक मित्र बनाए ताकि मुसीबत में वो काम आ सके। साथ ही शत्रु और सहयोगी देशों को अपने अनुकूल बनाए रखने की रणनीति पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। तो ये क्या था, हमारा मंडल सिद्धांत का बारे में पूरी जानकारी थी। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप ये पूरा आंसर इसी तरह लिख सकते हैं, जो कि एक सटीक एकदम अच्छी क्वालिटी का आंसर लिखा गया है, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है राजमंडल की मूल प्रकृति पर प्रकाश डालिए। अब डालते हैं राजमंडल की मूल प्रकृति। राजमंडल का शाब्दिक अब अर्थ है राजाओं का चक्कर या समूह। मंडल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चक्र। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मतलब कौटिल्य ने क्या किया, अपने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत का जिक्र किया है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत की कुल 72 प्रकृति हैं। इस सिद्धांत के पीछे मूल भावना क्या है कि एक राज्य का पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है। मतलब एक राज्य का पड़ोसी होता है, उसका स्वाभाविक शत्रु होगा वो। पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। मंडल सिद्धांत में राज्य को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य के 4 भाग हैं। पहला है विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन। ये हमने पहले पढ़ लिया था। परंतु अभी क्या है, राजमंडल। राजमंडल क्या है, एक राजाओं का चक्कर समूह है। इसके अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। इसमें एक शक्तिशाली है और फिर उसके साथ आस पड़ोस के उसके अरि हैं, फिर उसके बाद उसके बगल में कौन मध्यम है और एक अलग ही है जो है अरि। तो ये क्या है, राजाओं का चक्कर या समूह है। अब जानते हैं विजिगीषु के बारे में पढ़ चुके हैं। विजिगीषु कौन है, अरि कौन है, मध्यम कौन है, उदासीन कौन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्हीं चारों के चारों ओर पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। तो अगर इन चारों को आप पढ़ लोगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मंडल सिद्धांत को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत में कुल 12 प्रकार के राज्य का उल्लेख मिलता है कि मंडल आयोग के अनुसार कितने राज्य हो सकते हैं, 12। इसे द्वादश राजमंडल भी कहा जाता है। द्वादश मतलब 12। जो राजा इन सभी को अपने अनुकूल बना लेता है वह राज चक्रवर्ती या चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। मतलब क्या है, जो इन सभी की क्वालिटी होती है उसके अंदर द्वादशी राजमंडल की, वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, राज चक्रवर्ती होता है। मनुस्मृति के अनुसार इसमें 4 राजा मंडल के मूल हैं, क्योंकि शेष 8 राजा इन्हीं चारों के इर्द गिर्द स्थित रहते हैं। तो 4 कौन से होने चाहिए, विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन, जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं। अब फिर एक बार देख लेते हैं इसे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। मनु का मत क्या है, प्रत्येक राजा को इन चारों की गतिविधियों पर निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर कोई राजा है, किसी का राज्य का राजा शासन कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, इन चारों की प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति में क्या बोला जाता है, मध्यम, विजिगीषु, उदासीन, शत्रु, ये 4 मंडल के मूल हैं तथा इनके साथ मिलकर कुल 12 राज्य मंडल का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं हम विजिगीषु के बारे में। विजिगीषु पूरे राजमंडल का केंद्रीय धुरी होता है। विजिगीषु का अर्थ है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। वह अन्य चारों को अपने अधीन करना चाहता है। आधुनिक भाषा में विस्तारवादी साम्राज्यवादी राजा कहा गया है। तो विजिगीषु क्या हो गया, इसका अर्थ समझ लिया आपने। कौटिल्य के अनुसार वही राजा विजिगीषु बन सकता है 2 आत्म संपद, द्रव्य संपद अर्थात आंतरिक और भौतिक संसाधनों के संपन्न हो, ऐसे राजा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार बनता है। तो ये क्या है, विजिगीषु के बारे में हमने पढ़ा। अगर अकेली विजिगीषु की डेफिनेशन है तो आप इसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसे और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, जो कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है।
अब पढ़ते हैं अरी के बारे में। अरी वह राज्य है जिसकी सीमा विजुगुसु की सीमा से सटी होती है। अरी का अर्थ होता है शत्रु राज्य। तो मतलब विजुगुसु का जो शत्रु होगा वो अरी होगा, उसका अरी विजुगुसु का पड़ोसी होता है। जब विजुगुसु अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो अपने पड़ोसी पर आक्रमण करता है या उसे अपने अधीन करने का प्रयास करता है। इसलिए विजुगुसु का पड़ोसी उसका प्रथम अरी होता है, प्रथम शत्रु होता है। तो विजुगुसु का प्रथम शत्रु कौन होता है? अरी। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या बोला गया है? विजुगुसु के चारों ओर स्थित सभी सीमावर्ती राज्य अरी कहलाते हैं। संबंध शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि विजुगुसु किसी भी दिशा में विस्तार कर सकता है। तो विजुगुसु किसी भी दिशा में निकल सकता है, 8 दिशाएं, 8 में किसी में निकल सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है, उसका वो शत्रु मानता है। मध्यम क्या होता है? मध्यम के बारे में पढ़ चुके हैं। मध्यम वह राज्य जो अरी और विजुगुसु दोनों के समीप स्थित होता है, दोनों से इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि यदि अरी और विजुगुसु मिल जाए तब भी वह उनसे अधिक बलवान होगा। तो मध्यम क्या है? विजुगुसु से भी बलवान है। अगर दोनों अरी और विजुगुसु मिल जाए तो उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। मध्यम सामान्यतः अपनी आपसी राजनीति हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु अरी और विजुगुसु दोनों उसे अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। जो क्या है? ये हो गया विजुगुसु। ये इसके बाहर बाहर क्या हो गए? अरी हो गए। और ये क्या हो गया? मध्यम हो गया। तो ये दोनों क्या चाहते हैं? ये सोचेंगे ये भी मेरा दोस्त हो, ये भी मेरा दोस्त हो। ठीक है। अब बात करते हैं उदासीन की। उदासीन वह राज्य होता है जो विजुगुसु, अरी और मध्यम तीनों से दूर स्थित होता है, परंतु शक्ति में तीनों से अधिक होता है। वह सामान्यतः इनके संघर्षों से दूर रहता है, किंतु फिर भी अपनी अरी और विजुगुसु अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। तो उदासीन कौन सा हो गया? जो विजुगुसु, अरी और मध्यम तीनों से दूर है, परंतु शक्ति में क्या है? इन तीनों से अधिक है। तो क्या ये मान लो, तो ये हो गया सबसे शक्तिशाली हो गया उदासीन। तो ये क्या हो गया? इनसे दूर है बेशक भले में, परंतु इन तीनों से शक्तिशाली है। सामान्यतः अरी विजुगुसु से अपनी रक्षा के लिए मध्यम उदासीन से मित्रता करता है, जबकि विजुगुसु इन्हें अपने प्रभाव से दूर करने के लिए प्रयास करता है। इसी संघर्ष के इर्द गिर्द संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। मतलब जो इन चार हैं, इन चारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो इन पर निगरानी कर ली तो सभी पर निगरानी हो जाएगी। जो राज्य स्वयं को इस राजनीति से अलग रखना चाहते हैं उन्हें विशेष रूप से विजुगुसु की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। इसलिए सभी राज्य की गतिविधियों पर सतत दृष्टि बनाए रखना अनिवार्य है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? राजमंडल के बारे में पढ़ा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको समझा। राजमंडल की प्रकृति के बारे में, जिसमें मंडल सिद्धांत के बारे में भी देखा, विजुगुसु, अरी, मध्यम और उदासीन चारों मंडलों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं द्रव्य प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो भारतीय राजनीति चिंतन में माना गया है कि प्रत्येक राजा को अपनी और अपने मित्र देशों की द्रव्य प्रकृति को निरंतर सुदृढ़ करते रहना चाहिए। तो भारतीय राजनीति क्या मानती है कि जो भी राजा है उसके अपने जो राष्ट्र है, देश है, उसे क्या है? अपने मित्र देशों की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। मित्र देशों की शक्तिशाली बनाना भी राजा को अपने हित में होता है, क्योंकि बलवान मित्र ही संकट के समय विभिन्न प्रकार की सहायता कर सकता है। अगर मित्र बलवान होगा तो उसकी रक्षा स्वयं हो जाएगी, कोई उस पर अटैक ही नहीं करेगा। अगर अटैक करेगा तो वो मारा जाएगा। इसके साथ साथ राजा को अपने शत्रु तथा उसके मित्र देशों की द्रव्य प्रकृतियों को कमजोर करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। जो उसका शत्रु है और जो मित्र है, उन दोनों में खटास पैदा कर दे ताकि उसकी सुरक्षा होती रहे। ये कूटनीति है। धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां मानी गई हैं। इन्हीं के बल पर राज्य शक्तिशाली बनता है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है कि जब एक राज्य शक्तिशाली कब होगा, उसका राजा शक्तिशाली कब होगा? जब उसके अंदर क्या है? 5 बल आ जाए। वो 5 बल कौन से हैं? अमात्य, उसके मंत्री, राष्ट्र, उसका देश, दुर्ग, उसका किला, कोष, उसके पास धन, बल, उसकी सेना। अगर ये मजबूत होंगे ना तो राजा को कोई हरा नहीं सकता, बहुत ही शक्तिशाली राजा होगा। ये मनुस्मृति में बताया गया है। इन 5 के बारे में हम जानेंगे। अमात्य क्या है? मंत्री एवं अधिकारी। योग्य, निष्ठावान, बुद्धिमान अमात्य राज्य की रीढ़ होते हैं। अगर उसका मंत्री योग्य होगा, निष्ठावान होगा, बुद्धिमान होगा तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। कुशल अमात्य ही नीतियों का सही क्रियान्वयन कर सकते हैं और राज्य को उचित परामर्श दे सकते हैं। राष्ट्र, उसकी प्रजा और उसका भूभाग। समृद्ध, सुशासित और सुरक्षित राष्ट्र राज्य की स्थिरता का आधार है। संतुष्ट प्रजा और सुरक्षित भूभाग राज्य को आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तो मतलब क्या होगा? उसकी प्रजा सही होगी, समृद्ध होगी, सुरक्षित होगी तो राज्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा।
उसकी क्या होगा, संतुष्ट प्रजा और सुरक्षित भूभाग राज्य का आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अगला है दुर्ग, उसका किला। सुदृढ़ तथा साधन संपन्न दुर्ग राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्ग के बिना राज्य असुरक्षित हो जाता है, मतलब उसका किला मजबूत होना चाहिए, उसका दुर्ग मजबूत होना चाहिए। अगला जानते हैं कोष। विशाल समृद्ध कोष के बिना न सेना का पालन संभव है, न ही प्रशासन का संचालन। अगर धनी नहीं होगा तो उसकी प्रजा भी परेशान होगी, आंतरिक रूप से भी कमजोर होगा, बाहरी रूप से उसकी सेना काम नहीं करेगी, उसके पास हथियार नहीं होंगे तो वो वैसे कमजोर होगा। आर्थिक शक्ति राज्य की कार्य क्षमता का मूल आधार है। बल, सेना मजबूत होगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मजबूत होगा। शक्तिशाली और प्रशिक्षित सेना राज्य की रक्षा और विस्तार दोनों के लिए आवश्यक है। अगर उसके किसी बाहरी आक्रमण से रोकना है तो उसकी रक्षा करेगा, अगर विस्तार करना है दूसरे से लड़ाई करके उससे जीतेगा, दूसरे की जमीन को और विस्तारवाद की नीति अपनाएगा। सेना के बिना राज्य शत्रुओं के सामने टिक नहीं सकता। इसी प्रकार ये क्या है, 5 हमारे क्या हैं, शक्तिशाली हैं, जो बल हैं, अगर ये हैं तो राजा और राज्य है दोनों मजबूत होंगे। इन 5 द्रव्य प्रकृतियों की संयुक्त शक्ति से ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव को सहन कर सकता है या दबाव बना सकता है। यदि इसमें कोई भी एक तत्व कमजोर हो जाए तो राज्य क्या है, निर्बल हो जाएगा। अगर उसकी सेना मजबूत नहीं होगी कोई उस पर कब्जा करेगा, अगर उसके पास धन नहीं होगा तो उसमें आंतरिक कमजोरी आ जाएगी, कलह आ जाएगा, जिसके कारण वो देश टूट जाएगा। इसी कारण राजनीति शास्त्र में ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले सबसे उपयुक्त समय वह होता है जब उसकी कोई द्रव्य प्रकृति कमजोर हो, उसमें कोई भी एक अंग कमजोर होगा तो उस पर अटैक कर दो, वो आसानी से जीत जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 राज्य के बीच में मध्यम या उदासीन की भूमिका वही राज्य निभा सकता है जो इन सभी द्रव्य प्रकृतियों की दृष्टि से पूर्णतः सुदृढ़ हो। तो मतलब क्या है, जो 2 राज्य हैं उनके मध्यम में और उदासीन की भूमिका कौन निभाएगा, जो इन द्रव्य प्रकृतियों का पालन करेगा, क्योंकि अगर शक्तिशाली राष्ट्र वही होगा जिसमें 5 बल होंगे। अतः द्रव्य प्रकृतियों की मजबूती किसी भी राज्य के राजनीति और सामाजिक महत्व का आधार है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन देखा हमने जिसमें द्रव्य प्रकृतियों का जिक्र किया गया है। ये 5 बल थे, 5 बल होंगे वो मजबूत राज्य होगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन, अष्ट अन्य प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आए हैं और पूरे चैप्टर को इसमें कवर किया जा रहा है। 4 मूल राज प्रकृतियों, कौन सा, विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन के अतिरिक्त 8 अन्य प्रकार के राजा भी राजमंडल का हिस्सा होते हैं। ये 8 राजा, जिसमें क्या है 8 राजा, 4 तो हो गए, 4 के अलावा 8 हो रहे हैं। विजिगीषु के पक्ष में होते हैं, कभी अरि के पक्ष में होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अरि और विजिगीषु दोनों अपने अपने मित्र देशों की मजबूत श्रृंखला को तैयार करें। अरि और विजिगीषु दोनों को यह समझाना आवश्यक है कि दूसरे पक्ष के मित्र कौन हैं, दूसरे किन देशों के प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी काट के लिए किन देशों से मित्रता की जानी चाहिए। तो क्या है, विजिगीषु और अरि दोनों को यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दूसरे पक्ष में मित्र कौन है यह देखना होगा। अगर मजबूत मित्र होगा तो युद्ध नहीं करना चाहिए। किन देशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है, किन देशों को पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी देखा जाना चाहिए। उनकी काट के लिए किन देशों में मित्रता और शत्रुता करानी है वो भी आवश्यक है। अरि को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि विजिगीषु किन मित्र देशों के सहारे आगे बढ़ रहा है, जबकि विजिगीषु को अरि के मित्रों पर नजर रखनी चाहिए। दोनों पक्षों को यह समझना चाहिए कि दूसरा पक्ष अन्य राज्यों को प्रभावित करने में निरंतर प्रयास करेगा, इसलिए अरि को विजिगीषु के मित्रों का सामना करने के लिए अपने मित्रों को तैयार रखना चाहिए। विजिगीषु को अरि के साथियों को कमजोर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो अरि क्या सोचेगा, वो देखेगा कि विजिगीषु के मित्र कौन है, उसके किन की सहायता से बढ़ रहा है, और विजिगीषु देखेगा अरि के मित्र कौन है और उनको कमजोर करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि एक दूसरे पर वो विजय पा सके। दोनों को अपने राज्य के चारों दिशाओं में मित्रों और शत्रु की एक श्रृंखला बनानी होती है। जबकि इस प्रकार चारों ओर मित्र और शत्रुओं का घेरा बन जाता है तो वही राजमंडल कहता है। राजमंडल क्या है, ये एक राज्य हो गया, उसके अगल बगल दोस्त हो गए, ये शत्रु हो गया, इसका ये मित्र हो गया, परंतु ये मित्र हो गए, 2 मित्र हो गए। अब जरूरी नहीं है कि इस साइड क्या है, मित्र हैं, तो ये तीनों शत्रु भी हो सकते हैं या एक ये मित्र हो सकता है, ये 2 शत्रु हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये घेरा होता है ना, जो टोटल जो घेरा बनाता है एक, तो ये क्या होता है, राजमंडल कहलाता है। विजिगीषु को अपने आगे बढ़ने की दिशा में और पीछे की दिशा में अपने मित्रों की योजना बनानी चाहिए और अरि की विजिगीषु की चालों को समझते हुए अपने सहयोगी को आगे और पीछे दोनों तरफ तैयार करना चाहिए। अर्थशास्त्र क्या बोलता है, कौटिल्य के अनुसार अष्ट अन्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। अर्थशास्त्र में इन 8 अन्य राजाओं का परिगणन इस प्रकार किया गया है कि मित्रम, अरि मित्रम, मित्र मित्रम,
मित्र दोस्त हो गया, अरि मित्र क्या है, शत्रु का मित्र हो गया, और दोस्त का दोस्त हो गया। अरि मित्रम, शत्रु के मित्र का मित्र, ये हो गया। आन, ये क्या है, भूमिना, प्रजयन्ते, पुरुषततात, पश्चात, पाणिनि, आकरंद, ये सारे क्या हैं, इनके अर्थशास्त्र में 8 राजाओं का जिक्र किया गया है। तो इसके सामने क्या है, सामने की दिशा में देखें, सीमा से सटे राज्य, मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र। और पीछे की दिशा में कौन कौन से 4 होने चाहिए, पाणिग्राह, आकरंद, पाणिग्राह सार, आकरंद सार। तो ये पीछे के 4 हो गए। तो मतलब टोटल 8 राजाएं अलग प्रकार के दिए गए हैं। इसमें अष्ट अन्य प्रकृति की चर्चा की गई है। तो सामने के और पीछे के आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये सामने की दिशा से है और ये पीछे की दिशा से है। तो इसमें क्या देखा हमने, सामने की दिशा से और पीछे की दिशा से अष्ट और राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या है, विजिगीषु अरि पर आक्रमण करता है। यदि विजिगीषु क्या करेगा, अरि पर आक्रमण करेगा, तो अरि का जो मित्र होगा जिसे बोलते हैं पाणिग्राह, ठीक है, पीछे से आकर विजिगीषु पर आक्रमण कर सकता है, जिससे एडी पकड़ना बोलते हैं। इससे बचने के लिए क्या करेगा, विजिगीषु को पाणिग्राह सार जैसे सहयोगी की आवश्यकता होती है, जिसे पाणिग्राह सार बोलते हैं, ठीक है। ये पाणिग्राह क्या हो गया, अरि का मित्र हो गया। पाणिग्राह सार क्या हो गया, जो विजिगीषु का मित्र हो गया। इसके बचने के लिए क्या करेंगे, सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आक्रंद, जिसे ये हो गया पीछे की दिशा से स्थित राज्य हो गए, और आक्रांत सार जो कि पीछे की दिशा से 8वां हो गया, कि पीछे की ओर से सहयोग या विरोध की भूमिका निभाते हैं। ये कहें पीछे से सहयोग करेंगे और या विरोध करेंगे। इन 8 राजाओं की श्रृंखला पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना आवश्यक है। मूलतः ये निर्देश विजिगीषु विस्तारवादी चालों को समय को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दबाव से बच सकता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन सभी पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे क्या है, बाहर के दबावों में और राजनीति को आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि कोई राज्य स्वयं विस्तारवादी है तो वह भी इस नीति के माध्यम से अपने राजनीतिक और सामरिक लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर राज्य को अपने और अपने मित्रों को अधिक से अधिक सशक्त बनाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि जो भी कोई राज्य होगा वो अपने मित्रों को अधिक से अधिक मजबूत बनाए, ताकि मुश्किल के समय उसकी वो सहायता कर सके, तथा शत्रु और उसके मित्रों को, जो उसका शत्रु है और उसके मित्र, उसको कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत क्या करता है, वास्तविक अर्थ यह है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाएं, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर मित्र देश हर प्रकार की सहायता के लिए तैयार रहें, और शत्रु देश के मित्र या न बन पाए और बन जाए तो उन्हें साम दाम दंड भेद छल द्वारा नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर नंबर 19 मंडल सिद्धांत, जिसमें हमने टोटल पढ़ा। तो ये मंडल सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पढ़ा है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम षड्गुण के सिद्धांत, जिसमें सारे षड्गुण के सिद्धांत बताए गए हैं। तो ये 19 और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस बुक के, तो इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इग्नो की सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ, हैंड रिटन असाइनमेंट आप बनवा सकते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी में होंगे, और स्कैन्ड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और प्रोजेक्ट पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आते हैं तो हम आपको विशेष छूट देंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो, और टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन होगा तो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।